सुनिए, पिछले क्लास में आपको बताया गया था रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। मोलरता और मोललता इसी दोनों में ना संबंध बताया गया था। तो ये संबंध फाइनली क्या आया था? E इज इक्वल टू एम इंटू 1/m। अच्छा, ये मोललिटी था, प्लस W/1000, यही आया ना? सुनिए, यहाँ ये D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, M मोलरता है, M मोललता है, और W क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। यदि हम पूरा पूरा बोले तो इसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का आणविक द्रव्यमान। क्लियर है यहाँ तक? हम यदि इस मोलरता को एन के टर्म में बदल दें तो शायद ये लिखे भी थे हम लोग। हम पहले से पढ़ चुके हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। यहाँ पर ये फॉर्मूला आया था एन इज इक्वल टू एन एम, यही फॉर्मूला था ना। तो यहाँ से हम क्या किए, एम को हटाए तो ये एन इधर जाके बट्टा में बदला, तो इसी एम के जगह पर हम चाहें तो लिख सकते हैं n/n, जहाँ पर कैपिटल एन जो है यह नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और ये जो स्मॉल एम है, स्मॉल एन जो है यह एन फैक्टर है। और एन फैक्टर क्या होता है, जो बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं हमारे ख्याल से उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। आप यह भी याद कीजिए कि आप जो मेन हेडिंग पढ़ रहे थे वो था रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। याद है केस बोले थे, दो केस में आपको पढ़ना है। पहला केस में जब डेंसिटी दिया हुआ रहे तब, और दूसरा केस अब होगा जब डेंसिटी दिया हुआ नहीं रहे तब। जब डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहे तो कोई बात ही नहीं है इसमें। यदि डेंसिटी ना दिया हुआ रहे तो वैसी स्थिति में मोललिटी को और मोलरिटी को आप इक्वल मान सकते हैं। यही बात है बस, इसमें कोई कुछ प्रूफ करना नहीं है, कोई फॉर्मूला डिराइव नहीं करना है। तो लिखेंगे केस टू। केस टू, इफ, वहाँ हिंदी में लिखे थे या इंग्लिश में? लिख लीजिए। यदि विलयन का घनत्व नहीं दिया रहे, यदि विलयन का घनत्व, यदि विलयन का घनत्व नहीं दिया रहे, यदि विलयन का घनत्व नहीं दिया रहे, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में विलयन की मोलरता, तो ऐसी स्थिति में विलयन की मोलरता तथा मोललता का मान, तो ऐसी स्थिति में विलयन की मोलरता तथा मोललता, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में विलयन की मोलरता और मोललता का मान आपस में बराबर होता है, का मान आपस में बराबर होता है। यानी कैपिटल एम बराबर हो जाएगा किसके? स्मॉल एम के। लेकिन ये कब होगा? जब क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ ना रहे। एक्चुअल में जब डेंसिटी सॉल्यूशन की बहुत कम होती है ना, तो वैसी स्थिति में मोलरिटी और मोललिटी का मान आपस में समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्वेश्चन देता भी नहीं है डेंसिटी को। मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में, आप सुनिएगा ध्यान से, ये सब चीज़ जो ऐसा ऐसा चीज़ होता है ना, यही आपको न्यूमेरिकल में फंसा लेता है। क्योंकि आप उन चीज़ों को ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आपको परेशानी होती है। यदि किसी सॉल्यूशन में मोललिटी दिया हुआ रहे, मतलब स्मॉल एम दिया हुआ रहे, और आपको ज़रूरत हो मोलरिटी की, यानी कैपिटल एम की ज़रूरत हो, तो ऐसी स्थिति में पहले आप क्वेश्चन में ढूंढिए डेंसिटी दिया हुआ है या नहीं। यदि डेंसिटी दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला से हम मोलरिटी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि डेंसिटी नहीं दिया हुआ है तो आप मोललिटी को ही क्या मान लेंगे? मोलरिटी।
और आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा, आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ते हैं सेकेंड लास्ट टर्म जो है, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। याद कीजिए, मोल प्रभाज या मोल अंश के नाम से ये जाना जाता है। यह भी यूनिट इस चैप्टर के लिए और आगे के चैप्टर के लिए इम्पोर्टेंट। तो ये चौथा है और हमको लगता है कि आज ये लास्ट हो जाना चाहिए। तो यूनिट आज समाप्त हो जाएगा, मुख्य रूप से अब चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा कल से। लिखेंगे मोल प्रभाज। मोल प्रभाज का एक और नाम क्या है? इसी को आप कह सकते हैं मोल अंश। दोनों सेम चीज। और इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मोल फ्रैक्शन। एक्स से इसको इंडिकेट किया जाता है। वैसे ये प्रॉपर एक्स भी नहीं है, लेकिन आप इसको एक्स ही मानिए। लिख लिए? पहले आप मोल प्रभाज को समझिए कि क्या होता है। पहले परसेंट समझते हैं आप। जैसे मान लो कि आपको 80% नंबर 80% नंबर मान लो मैट्रिक में आपको आया। तो इसी को आप यदि कहते हैं कि हमको 80% नंबर आया, तो इसका क्या प्रॉपर मीनिंग होता है? यही मतलब होता है ना कि आपको 100 में 80 आया। जैसे यदि कुल, जैसे 500 में कितना आया होगा, इसका अंदाजा वो अपने आप लगा लेगा यदि आप 80% कह रहे हैं। जैसे 500 का 80% कितना, 400 होता है। तो आप जैसे ही कहते हैं, आपसे कोई पूछा कि 10th में आपको कितना नंबर आया, तो आपने कहा है 80%, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको 80 नंबर आया। आपको नंबर आया 400, लेकिन आप कह रहे हैं क्या? 80%, क्योंकि आप उसको परसेंट में कन्वर्ट करके बोल रहे हैं। एक्चुअल में परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना। यदि आप कहते 70%, तो सामने वाला आदमी समझता कि 100 में 70 आया। क्लियर है? तो परसेंट का मतलब होता है 100 में कितना, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में कितना। और ये प्रभाज या अंश, दो में से किसी एक चीज को समझिए, दोनों सेम चीज है। प्रभाज कहें या अंश कहें, इसका मतलब होता है एक में कितना। एक में जो आता है उसको कहा जाता है प्रभाज या अंश, और 100 में जितना आता है उसको कहा जाता है प्रतिशत। क्लियर है ये? अब मूल प्रभाज को थोड़ा वर्बली समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन से लिख के समझेंगे, डेफिनेशन में लिख के समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन है और इस एक बर्तन में 5 मोल जल है। जल मान लो विलायक है। और मान लीजिए इसमें 1 मोल यूरिया है। ठीक है? तो बताइए इस विलयन में कुल कितने अवयव हैं? अवयव किसको कहते हैं? अवयव का मतलब विलय भी हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, आप जिसको मानिएगा कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम आपसे पूछें कि यदि आपको दूध वाला चाय बनाना है, तो उसके क्या क्या अवयव, जो जरूरी अवयव हैं, क्या क्या होगा? 3 चीज तो कम से कम चाहिए। चाय पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, चीनी चाहिए। हाँ या ना? तो ये हुए एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ टी। चाय का जो जरूरी अवयव है वो ये 3 चीज हुआ, दूध, चीनी और चाय पत्ती। यहाँ भी ये जो आप विलियन बनाया है, इसमें 2 अवयव हैं, एक है जल और दूसरा है यूरिया। अब इस दोनों अवयव में कोई एक विलय होगा और कोई एक विलायक होगा। क्लियर है यहाँ तक? जरा बताइए कि कुल मोल कितना है? कुल मोल है 6, बिल्कुल सही। कैसे? तो आप जो, ठीक है, आप जो कुल मोल बता रहे हैं वो किसका बता रहे हैं? विलियन का। तो कुल मोल हो गया 6। अब बताओ, इसको हम बढ़िया से मिला दें,
होमोजीनियस मिक्सचर मान लो ये बना ले, खूब बढ़िया से मिला दें। और इसके बाद हम एक छोटा सा बर्तन लेते हैं, और इस छोटे से बर्तन में हम 1 मोल निकालते हैं। कौन चीज 1 मोल निकाल रहे हैं? जब मिला दिए हैं तो कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट तो नहीं निकल सकता है, पानी नहीं निकल सकता है, यूरिया नहीं निकल सकता, निकलेगा जब भी तो विलियन ना निकलेगा। अब बताइए कि इस 1 मोल में यूरिया भी है और जल भी है, तो बताओ इस 1 मोल में कुछ भाग यूरिया का होगा और कुछ भाग जल का होगा। बताइए तो इस 1 मोल विलियन में कितना मोल यूरिया होगा और कितना मोल जल होगा? क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? दे सकते हैं। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ जाना पड़ेगा। आप ऐसे समझिए, कुल 6 मोल विलियन था ना, उस 6 मोल में 5 मोल यूरिया, ये 5 मोल जल है। इसका मतलब हुआ कि हम जल का मोल इसमें ज्ञात करें तो हम ये कहेंगे कि 6 मोल विलियन में जब 5 मोल जल है तो 1 मोल विलियन में जल कितना होगा? 6/5 या 5/6? 5/6 होगा ना। जैसे देखो, 6 मोल विलियन में 5 मोल जल है तो 1 मोल विलियन में 5/6, यानी यहाँ जल के मोल की संख्या होगी 5/6। और आ जाइए यूरिया पर। हम यदि यूरिया की बात करें, ये कैसे निकलेगा? 1/, कैसे समझे आप 1/6 आएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि विलियन का कुल मोल 6 था तो उसमें यूरिया 1 मोल था। इसका मतलब हुआ कि 6 मोल विलियन में 1 मोल यूरिया है, तो 1 मोल विलियन में कितना होगा? 6 में 1 तो 1 में 1/6। इसी 5/6 को हम कहेंगे जल का मोल प्रभाज, और इसी 1/6 को हम कहेंगे यूरिया का मोल प्रभाज। क्यों? क्योंकि 1 मोल विलियन में उपस्थित जो कोई भी खास अवयव, चाहे जल हो या यूरिया हो, उसका जो मोल होता है वही उसका क्या कहलाता है? मोल प्रभाज। तो इसका इसका परिभाषा क्या है? आप उस परिभाषा को सुनिए। ये परिभाषा है 1 मोल विलियन में उपस्थित किसी खास अवयव। अब किसी खास अवयव जब आप लिखते हैं तो वहां ब्रैकेट में विलय या विलायक लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मोल प्रभाज निकालते हैं तो वह विलियन का नहीं निकलता है, मोल प्रभाज निकलता है किसी का भी। विलय का भी मोल प्रभाज निकल सकता है, विलायक का भी मोल प्रभाज निकल सकता है। क्लियर है ये? तो इसका परिभाषा होता है 1 मोल विलियन में उपस्थित किसी खास अवयव, विलय या विलायक के मोलों की संख्या को उस अवयव का क्या कहा जाता है? मोल प्रभाज। जैसे इस विलियन में यदि आपसे पूछे कि जल का मोल प्रभाज क्या होगा तो उसका मतलब वो होगा 5/6। यदि आपसे पूछेगा यूरिया का मोल प्रभाज क्या होगा तो वो क्या होगा? 1/6। अब इतना सारा कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं है, आपको हम एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से बेहद आसानी से आप मोल को ज्ञात कर सकते हैं, मोल प्रभाज को ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे। कुल मोल कितना है? जिसका मोल प्रभाज निकालना हो उसको आप ऊपर रखिए और टोटल मोल को नीचे। जैसे देखो, जल का मोल प्रभाज निकालना है, जल का मोल कितना है? 5। 5 ऊपर है और टोटल कितना है? 6, तो 5/6 हो गया। यूरिया का मोल प्रभाज निकालना है, यूरिया कितना है यहाँ? 1, टोटल कितना है? जिस किसी का भी मोल प्रभाज निकालना हो, आप कुछ नहीं कीजिए, जो उसका अपना मोल विलियन में उपस्थित है उसको ऊपर लिख दीजिए और टोटल मोल से भाग दे दीजिए, प्रभाज निकल जाए। लेकिन मोल प्रभाज का रियल कंसेप्ट क्या है ये समझ में आया कि कैसे, कहाँ से आया वो? पहले इसका डिफिनेशन लिखिए। लिखेंगे 1 मोल विलियन में उपस्थित 1 मोल विलियन में उपस्थित किसी खास अवयव, किसी खास अवयव, अवयव के ब्रैकेट में लिख देना नो, विलय या विलायक। किसी खास अवयव, विलय या विलायक के मोल की संख्या को
किसी खास अवयव यहाँ ब्रैकेट में विलय या विलायक के मोल की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। वो मोल प्रभाज कहते जल का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज यहाँ देख लिए ना, तो थोड़ा इधर और देखिए तो फिर से इसको दिखाने का क्या तरीका होता है, कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, आप वो समझिए। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहे तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हिंदी में मैं बोलूं तो इसको बोलेंगे जल का मोल प्रभाज। क्लियर है ये? यदि फिर एक्स यूरिया लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे यूरिया का मोल प्रभाज। अब बताइए, जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जल का मोल कितना है? 5। अब बटा टोटल कितना है? 5/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/6। ऐसा नहीं लगता है कि ये आसान है? बस इसमें यदि थोड़ा बहुत आपको घुमाएगा यदि, तो क्या कर सकता है, बहुत करेगा। तो यूरिया का और जल का मोल नहीं देकर दोनों का ग्राम दे देगा और आपको कहेगा मोल प्रभाज निकालिए, तो आप सबसे पहले ग्राम को बदल देंगे किस में? मोल में। टोटल मोल ज्ञात कर लेंगे, फिर जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे रख के भाग दे देंगे, तो एक पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। क्या कोई दिक्कत है इसमें? एग्जाम्पल उतारिए तो फोटो के साथ। आप लोगों को एक असाइनमेंट देना है, थोड़ा सा व्यस्त चल रहे हैं इस वजह से असाइनमेंट दे नहीं पाए, 1 से 2 दिन में आपको दे देंगे, चूँकि पर सारा न्यूमेरिकल आपको बनाना है। तो अभी जितना थ्योरी पर आप काम कर रहे हैं उसको थोड़ा रिवाइज करते रहिए, जो क्वेश्चन ऐसे यहाँ लिखा देते हैं उसको बना के लाइए। फिर 1-2 दिन लगातार न्यूमेरिकल का क्लास चलेगा असाइनमेंट देने के बाद, पहले आपको बनाना है फिर उसको देख। ईद है परसों, मिल जाएगा डेफिनेटली। कौन सा दिन है? बुधवार ही है ना? फ्राइडे को मिल जाएगा। सैटरडे संडे 2 दिन बनाओगे, मंडे को डिस्कस कर देंगे क्लास, लेकिन चलता रहेगा रेगुलर, क्लास सब्सेंट नहीं होना। ये हो गया लिखा हुआ? हटा दो ना इसे। क्वेश्चन लिखिए तो। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन क्या लिखिएगा? लिखिए तो, कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। राइट, रिंगटोन रखता है रे, कलर में बजने लगेगा तो तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ जाएगा। टनटना देता है पकड़ के। अभी मेरा अलार्म बज रहा था, तुम लोग को पता भी चला कि अलार्म बजा है? एक आध गो आदमी को पता चला आगे में जो बैठ। एक्चुअल में 11th का क्लास जब चल रहा था तो उस समय 12th वालों सबका छुट्टी था, अलार्म लगा दिए थे 6:30 का, समझे? अभी तो 5 बजे का अलार्म रहता है वो, अभी तक उसको हम हटा नहीं पाए, ऑफ नहीं कर पाए। इस वजह से वो जब 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 तब बजने लगता है, 6:30 बजे कहता है उठिए अब उठने का टाइम हो गया है। हम तो यहाँ पढ़ा रहे हैं। यही ना अंतर है निर्जीव चीज और सजीव में। देखिए यहाँ लिखो तो साथ साथ लिखिए, माना कि
माना कि विलय का मोल या विलय के मोल की संख्या, विलय के मोल की संख्या स्मॉल एन तथा विलायक के मोल की संख्या तथा विलायक के मोल की कैपिटल है। तो बताओ कुल मोल कितना? कुल मोल हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। संडे को आपका क्लास चलेगा? तो बताइए यहां से विलय का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इसको पहले बताओ, इसको पढ़ेंगे क्या? विलय का मोल प्रभाज या इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने रहे हैं तो सॉल्यूट के मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे रखेंगे, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन बट्टे स्मॉल एन प्लस, और यहीं पर यदि हम विलाय का मोल फ्रैक्शन निकालें तो हालांकि इसको निकालने की जरूरत कम पड़ती है लेकिन निकाल सकते हैं आप। कैपिटल एन बटे स्मॉल एन प्लस। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा ये बताइए, विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा कितने के बराबर होगा? यह हमेशा एक के बराबर होगा। काहे एक के बराबर होगा? काहे कि परिभाषा में लिखा हुआ है एक मोल विलियन में उपस्थित विलय या विलय के मोल की संख्या। तो एक मोल विलियन में उपस्थित विलय और विलय के मोल का योग तो एक ही मोल होगा ना। और ऐसे भी नहीं समझे तो आप ऐसे समझिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर यहाँ 5/6 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया 1/6 है, दोनों को जोड़िए तो 5/6 प्लस 1/6। अच्छा इसको जोड़ना, और ऐसे ऐसे को नहीं जोड़ता है रे, ऊपर से ऊपर जोड़ दिया 6, नीचे से नीचे जोड़ दिया 12। ये सब आपको आ ना रहा है? नहीं नहीं, एक आध बार हम देखें ऐसा केस किया है। बताओ ये सब जो नहीं आएगा तो कहाँ से पढ़ा पाएंगे हम तुमको। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5+1, 6/6 कितना होगा? It means we can say that sum of mole fraction of both the component, that means mole fraction of solute and mole fraction of solvent is equal to always 1। आया ना? तो इसी बात को हम आगे एक फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे। यहां से एक बात और स्पष्ट होता है, ये लिख लिए क्या? नहीं लिखे हैं? लिख लिए, लिख लो पहले इसको, पूरा कर लीजिए। जो लोग नहीं लिखे हैं पूरा कर लीजिए पहले। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि विलय और विलायक के मोल प्रभाज का योग हमेशा एक के बराबर होता है। ऐसा नहीं करो नो, आधा थोपी तो तुमको हम दे सकते हैं। आधा थोपी लायक हाथ तैयार है, तनिए मनी बचा हुआ है। ज्यादा अच्छा लगता है? देखो कैसा लगता है। यही टूटा हुआ है, देख लिया? पूरा अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। हारने का गलती नहीं करेंगे, अभी ऐसे भी नहीं करेंगे। लिखिए तो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ
अभी तुमको लगता है कि इस हाथ से मारा जाएगा, अरे इसको छू दे तो लगता है करंट मार देता है आदमी को। ये बहुत तकलीफ है इसमें, लग रहा है कि नॉर्मल है, नॉर्मल हुआ थोड़ी है, अभी इसको एक आध महीना और लगेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? ये हमेशा 1 के बराबर। अच्छा ये बताओ, तो यहाँ से एक बात स्पष्ट है कि यदि हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दो में से कोई एक चीज दे दे तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा इस फॉर्मूला की मदद से। इस बात का ध्यान रखना, तुमको हो सकता है आगे क्वेश्चन में विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाव की जरूरत पड़े, देगा कोई एक, तो यकीन मानिए यदि एक दे दिया तो दूसरा भी दे दिया है, कि ये फॉर्मूला उसी चीज को ना इंडिकेट कर रहा है। अच्छा एक और चीज, कभी भी मोल प्रभाव का मान एक से ज्यादा आ जाए तो समझ लो कि क्वेश्चन में कोई बड़ा गलती तुम कर दिए हो, क्योंकि मोल प्रभाव का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। ऐसे देखिए, मान लीजिए एक विलियन है जिसमें 1 मोल ए है, 2 मोल बी है, 3 मोल सी है, 4 मोल डी है। यह एक टेट्रानरी सॉल्यूशन है, मतलब 4 अवयव हैं इसमें। अब आपसे पूछेगा कि बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी कितना होगा। क्या आप इसको निकाल निकाल सकते हैं? जिसका मोल प्रभाव निकालना है उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे। 4 3 7, 2 9 1 10, ये हो जाएगा 1/10, ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10, और सब को जोड़ेंगे तो वो भी कितने के बराबर होगा? 1 के। तो यहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? वहां पर केवल एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट था, यहाँ एक सॉल्वेंट होगा 3 सॉल्यूट होगा, तो सबको जोड़ेंगे तब वो 1 के बराबर होगा। आपको पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, आपको पढ़ना है वैसे विलयन के बारे में जिसमें एक विलय और एक विलायक होता है, तो आपके लिए ये ज़्यादा जरूरी है। लेकिन यदि 2 से अधिक अवयव भी विलयन में उपस्थित हों तो सबका पर्टिकुलरली सबका मोल प्रभाव निकाला जा सकता है। इस क्लियर है ये? तो लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए तो। अब देखो बुक में क्या करता है, थोड़ा सा और देख लो, बुक में क्या करता है, इसी फॉर्मूला को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख देता है। इसको क्या करेगा, देखो एन को लिख देता है W/m, अरे वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, इस एन को भी लिख देगा W/m। काहे लिख रहा है? क्योंकि दोनों मोल है ना, और मोल मोल की संख्या बराबर क्या होता है? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा दोनों को W/m लिख देंगे तो कैसे पता चलेगा कि विलय का भार कौन है और विलय का भार कौन है? तो इसको लिख देता है W1, इसको लिख देता है M1, इसको लिख देगा W2, इसको लिख देगा M2। समझाइए क्या लिखा हुआ है? W1 क्या है बताइए? विलय का भार ग्राम में। M1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। W2 क्या है? विलायक का भार ग्राम में। M2 क्या है? विलायक का मॉलिक्यूलर वेट। अब बताइए यहाँ पर n के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं W1/m1 बट्टा में, फिर लिख सकते हैं W1/m1 प्लस W2/m2। इस एक्सटेंडेड फॉर्म में भी ये लिखा जा सकता है, यानी आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बदले ये बात भी लिख सकते हैं, W1/m1 बटे W1/m1 प्लस W2/m2। इसी तरह से विलायक के लिए यदि लिखेंगे तो W2/m2 बटे W1/m1 प्लस W2/m2, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर W1 W2 M1 M2 क्या है खुद से लिख लोगे? पहले इसको लिखो तो। इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज आप कर सकते हैं ग्राम में जब क्वेश्चन रहे तो। W1 W2 M1 M2 ये सब क्या है आप लिखिए तो, इसको पहले उतारो। W1 क्या है? विलय का भार किस मात्रक में? ग्राम में। लिखिए, वहां आप साइड में जगह नहीं मिलता है तो नीचे लिख लो, W1 बराबर लिखो विलय का भार ग्राम में। यहाँ पे यहाँ लिखना है विलय का भार ग्राम में।
W2 की जगह विलायक का भार ग्राम में, यहां लिखिए विलायक का भार ग्राम में। M1 में लिखिए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी हिंदी में विलय का मॉलिक्यूलर वेट। M1 की जगह लिखिए विलय का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ, और M2 की जगह यहां पर लिखिए विलायक का मॉलिक्यूलर वेट। हो गया? एक क्वेश्चन लिखिए तो, लिखिए 10 ग्राम NaOH, 10 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड 180 ग्राम जल में उपस्थित है। 10 ग्राम NaOH 180 ग्राम जल में उपस्थित है। विलियन में, आगे लिखिए विलियन में विलय तथा विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? विलियन में विलय तथा विलायक का मोल प्रभाज, विलय तथा विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? 10 ग्राम NaOH, इसको कितना मोल लिखेंगे? 10/40 यानी 1/4 मोल। बोलो हाँ या ना। और 180 ग्राम वाटर है, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है। 180/18, 10 कैसे 18 ना जी। हाँ ये बराबर में 10 आ जाएगा, 10 मोल। तो बताइए दोनों का मोल प्रभाव क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH ये हो जाएगा 1/4 बटे 1/4 + 10। बोलो हाँ या ना। क्या 1/4 को काट दें? काटने फेरा में नहीं ना तुम लोग। ये प्लस का साइन लगा हुआ है, गुना रहता तो कटता, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऊपर वाला हो जाएगा 0.25, नीचे वाला हो जाएगा 0.25 + 10, यानी ये वैल्यू आपको आएगा, ऐसे निकलेगा 0.25/10.25। इसको भाग दे के अपना निकाल लीजिए आंसर, या जैसे करना है आप कर लीजिए। क्या ये कर सकते हैं आप? अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? हाँ 1 - इतना कर दो तो भी निकल जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए 10/1/4 प्लस, और यदि आप इस तरह से नहीं बनाते हैं तो आप इस फॉर्मूला पर चले जाइए। देखिए इधर, यहाँ देखो, W1 10, M1 40, 10 40 180 शायद दिया हुआ है ग्राम। इलाय का भार 180 ग्राम ना दिया हुआ है। W2 180, M2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये 18 हो जाएगा। इसे भी निकालेंगे तो वही आएगा। घुमा फिरा के तो बात एक ही है ना। क्या ये समझ में आया आपको कि क्या क्या हम बोले? कर लीजिए इसको। तो एक आंसर आपका ये हो गया, एक आंसर आपका ये हो गया। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अब इतना सॉल्व आप कर सकते हैं। चेंज करो। ग्रीन डालिए। मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। मोललता तथा मोल प्रभाज
में संबंध। मोललता तथा मोल प्रभाज में संबंध। देखो यहाँ, अच्छा ये बताओ, यदि किसी विलयन की मोललता 2 है तो आप इस बात से क्या समझते हैं? यदि किसी विलयन की मोललता 2 है तो इसका ये मतलब हुआ कि 1 kg विलायक में 2 मोल विलय उपस्थित है। अच्छा, यदि किसी विलयन की मोललता 12 हो तो इसका मतलब है कि 1 kg विलायक में 12 मोल विलय उपस्थित है। अब बताओ तो किसी विलयन की मोललता यदि स्मॉल m हो तो इसका मतलब हुआ 1 kg विलायक में m मोल, स्मॉल m मोल विलय उपस्थित है। हम मान लेते हैं कि विलयन की मोललता स्मॉल m है। लिखिए, माना कि विलयन की मोललता बराबर स्मॉल m। तो इस, यदि हम स्मॉल m मान ली है तो हम 2 चीज मान सकते हैं। क्या क्या मान सकते हैं? तो विलय का मोल कितना बताओ? विलय का मोल या विलय के मोल की संख्या कितना? स्मॉल m। देखो, विलायक का भार यदि 1 kg होगा ना तो मोललता का मान और विलय के मोल की संख्या का मान दोनों आपस में बराबर होगा, इसीलिए आप दोनों को स्मॉल m मान सकते हैं। तो विलय का मोल m हो जाएगा और विलायक का भार कितना? यहाँ पर तथा विलायक का भार कितना? 1 kg। केजी को ग्राम में बदल देंगे तो कितना ग्राम आएगा? 1000 ग्राम। और इस 1000 ग्राम को यदि हम मोल में बदल दें तो इसको लिख सकते हैं 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट। बताओ, इतना मोल हो जाएगा? लेकिन थोड़ा हमको ये समझाओ कि ये मॉलिक्यूलर वेट किसका है। देखिए, इस बार विलायक के मॉलिक्यूलर वेट का चर्चा हो रहा है, ये बात समझ में। अब बताओ, विलय का मोल है स्मॉल m और विलायक का मोल है 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट, तो टोटल मोल कितना? विलय का मोल प्लस विलायक का मोल, यानी स्मॉल m प्लस 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां से हम लिख दें कुल मोल। कुल मोल बराबर क्या होगा? स्मॉल m प्लस 1000 बटे मॉलिक्यूलर। चलेगा इतना? करिए। बढ़िया आ गया। अब बताइए, जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे लिखते हैं। अब यदि हमको विलय का मोल चाहिए, विलय का मोल प्रभाज चाहिए, तो स्मॉल m को ऊपर रखेंगे और टोटल मोल को नीचे। तो यहां से रिलेशन निकल जाएगा। लिख लीजिए, यही फाइनल रिलेशन है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का मोल प्रभाज बराबर, विलय का मोल कितना था? स्मॉल m। और टोटल मोल कितना है? स्मॉल m प्लस 1000 बटा मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट किसका? विलायक का। अच्छा, इसी में हमको विलायक का मोल प्रभाव चाहिए तो ये हो जाएगा m, नो नो नो, ये हो जाएगा 1000 बटे मॉलिक्यूलर वेट बटे m प्लस 1000 बटा
देखो मोल प्रभाज में और मोललता में संबंध आ गया। स्मॉल m जो है वह मोललता है और वो क्या है, मोल प्रभाज। ये किसका मॉलिक्यूलर वेट है, विलायक का। समझ में आया कि कैसे निकला सो। तो आप मोल फ्रैक्शन पर यदि पहुंच जाते हैं तो आपको मोललता यहीं से डायरेक्ट निकल जाएगा फॉर्मूला से। अब एक लास्ट बात है छोटा सा जो यहीं पर खत्म होगा। आपके क्वेश्चन में या आपके बुक में थ्योरी में हर जगह विलायक के रूप में 95% पानी ही लिया जाता है। जितना क्वेश्चन देगा ना उसमें विलायक क्या रहता है, पानी। और पानी का मॉलिक्यूलर वेट होता है कितना, 18। तो यहाँ पर हम 18 से भाग दे देंगे 1000 में। 1000 में 18 से भाग दोगे ना तो वो होगा 55.5। 1000 में 18 से भाग देके घर पे देख लीजिएगा वो कितना होता है, 55.5। तो ये जो ये जो दोनों फॉर्मूला है ये किसी भी विलायक पर अप्लीकेबल है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर 18 करेंगे तो वो किसके लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, वाटर के लिए। तो आप इसको लास्टली लिख लीजिए, फॉर वाटर सॉल्वेंट। चलेगा ये इंग्लिश, फॉर वाटर सॉल्वेंट। यदि विलायक वाटर हो तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल m बटे स्मॉल m प्लस 1000 बटे 18। यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर आ जाएगा m बटे m प्लस 55 फिर रेड से घेरा मार दो। इस सब का भयानक जरूरत पड़ने वाला है आगे जब मेन आगे स्टार्ट होगा इस चैप्टर का। तो अभी तक तो खाली, अभी तक सुन लो, अभी तक भूमिका बांध रहा है ये चैप्टर। अभी तक जैसे एक पूरा कोई आदमी दुकान खोलता है ना तो दुकान खोलने के बाद यदि किसी को ग्राम मिलीग्राम किलोग्राम समझ में नहीं आता है तो पहले उसको ग्राम किलोग्राम ना समझना चाहिए किराना दुकान चलाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही है सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने के लिए भी आप किलोग्राम ग्राम को समझ रहे हैं, अभी आप मात्रा को समझ रहे हैं। चैप्टर मुख्य रूप से आया कहाँ है, तो वो कल से आएगा। रुको 1 मिनट, ये तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ना निकला, यहीं पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर लिख सकते हैं 55.5 बटे स्मॉल m प्लस 55। लेकिन इस दोनों फॉर्मूला के बगल में जरूर लिख दीजिएगा दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर वाटर सॉल्वेंट। इस फॉर्मूला का यूज आप सिर्फ तभी कर सकते हैं जब सॉल्वेंट वाटर हो। और एक अच्छा बात यह है कि आपके क्वेश्चन में मैक्सिमम सॉल्वेंट के रूप में क्या रहेगा, वाटर। आप लिखिए तो बगल में लिख दीजिए यह फॉर्मूला, यह सूत्र सिर्फ जल के लिए वैध है या सिर्फ जल। इंग्लिश में लिखो थोड़ा ज्यादा बढ़िया लिखोगे। लिखो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वाटर सॉल्वेंट ओनली। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर, दिस फॉर्मूला इज वैलिड, वैलिडिटी समझते हो, वैधता वही है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वाटर सॉल्वेंट ओनली।